बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में प्रीति और काजल दो बहुएं रहती थी। काजल बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, बाल काले घने लंबे और नीली नीली आंखें। काजल को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि ससुराल में उसे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति, वह काजल से कम सुंदर थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिसकी वजह से प्रीति को अपने ससुराल में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती थी। प्रीति छोटी बहू थी, फिर भी वह घर का सारा काम करती थी और काजल महारानी की तरह घर में आराम करती थी। एक दिन प्रीति किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी काजल और प्रीति की सास सुषमा देवी किचन में आती है और प्रीति से कहती है, सुन काली कलूटी, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं काव्या को देखने के लिए, इसलिए घर को अच्छी तरह चमका देना और उसके बाद 5 तरह के पकवान भी बना देना। और ये सब काम खत्म करने के बाद तू अपने रूम में चले जाना, और जब तक मेहमान घर में रहें बाहर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? बस मेहमानों के सामने तो मेरी गोरी चिट्टी काजल बहू ही आएगी, तो काली कलूटी नहीं। मेरी तो किस्मत ही मारी गई थी, जो दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी, मेरे घर में आकर अंधेरा कर दिया, अंधेरा मनहूस। अपनी सास की यह खरी खोटी बातें सुनकर प्रीति को बहुत दुख होता है और उनके जाने के बाद प्रीति रोते हुए घर का सारा काम करती है, घर को पूरी तरह चमका देती है। उसके बाद 5 तरह के पकवान बनाती है और सारा काम खत्म करने के बाद बेचारी अपने रूम में बंद हो जाती है। और जब काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं तो काजल सज धज कर खूब सारा मेकअप कर कर उनके सामने आ जाती है। काव्या की होने वाली सास सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे वाह सुषमा देवी, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए, खाना भी इतना ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम्हारी बहू दिखने में भी इतनी ज्यादा सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी लेकर आई हो। काजल बहू, तुमने खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है, अपनी ननद को भी सिखा देना, हमें ऐसा खाना रोज खाने के लिए मिलेगा। इस तरह से सब आपस में बातें कर रहे थे और बेचारी प्रीति अपने रूम में से सबको देख रही थी कि किस तरह से सब एक साथ हंसी खुशी बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और वह अपने काले रंग की वजह से अपने रूम में बंद है। तभी प्रीति की नजर एक सांप के ऊपर जाती है, जो टेबल के नीचे से निकलकर सुषमा देवी के पास जा रहा था। प्रीति से यह सब देखा नहीं गया और वह सुषमा देवी को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। मम्मी जी, यहाँ पर एक जहरीला सांप है, मैंने अभी अपने रूम में से देखा था, वह आपको डसने वाला था, मम्मी जी हटिए यहाँ से। प्रीति ऐसा कह रही थी और सभी मेहमान सुषमा देवी, काजल, काव्या सभी प्रीति की तरफ देख रहे थे। तभी सावित्री सुषमा देवी से कहती है, अरे बहन जी, यह काली कलूटी बदसूरत लड़की कौन है? क्या आपकी छोटी बहू है? आपने हमें इससे नहीं मिलाया, आप तो बहुत ही झूठी और बहुत ही धोखेबाज हैं। आपकी एक और बहू है, वो भी इतनी काली कलूटी और बदसूरत। देखो सुषमा बहन जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जिस घर में काले लोग काली बहू होती हैं, मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मुझे काले और बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनसे पूरे घर में मनहूसियत लगती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी काव्या से नहीं कराऊंगी। चलो सुमित बेटा यहाँ से। सावित्री बहन, मैं इस काली कलूटी बदसूरत को इसलिए आपसे नहीं मिला रही थी, मेरी मजबूरी समझो, मेरा दिल बहुत ही नर्म है और मैं बहुत ही दयालु हूँ। बेचारी की कहीं शादी नहीं हो रही थी, जो भी कोई आता इसे धुतकार कर चला जाता, मुझसे सब ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे की शादी इस बदसूरत लड़की से करा दी। देखो बहन जी, इस सब में मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है, आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सावित्री अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहमानों के जाते ही सुषमा देवी को प्रीति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बहुत पिटाई करती है और आग में घी डालने का काम काजल करती है। वह अपनी सास को बहुत चढ़ाती है। देखो मम्मी जी, इस काली कलूटी ने आज आपकी नाक कटा दी, इससे 2 मिनट अपने रूम में बंद नहीं रहा गया और बाहर आ गई, और देखो तो क्या कह रही है कि इस घर में सांप था और आपको डसने वाला था। जितनी काली बदसूरत ऊपर से है, इतनी काली और बदसूरत इसका दिल है। ये नहीं चाहती कि काव्या की शादी अच्छे घराने में हो जाए। नहीं नहीं काजल भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मम्मी जी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में सांप देखा था।
कल मोही, आज जो तूने ये हरकत की है ना, उसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। आज आजाने दे मेरे बेटे को। तुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी सुषमा देवी नहीं। ऐसा कहकर सुषमा देवी प्रीति को धमकी देती है और शाम हो जाने के बाद जब अमित काम करके वापस आता है तो सुषमा देवी उसे सब बताती है कि प्रीति की वजह से किस तरह काव्या का रिश्ता होते होते टूट गया। तभी अमित बहुत गुस्से में कहता है, मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मैं इससे शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी आंखों पर तो दहेज की पट्टी बंधी थी ना। आज इसकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हुआ। अब मैं इसे और एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। तभी प्रीति रोते हुए अमित के पैरों में पड़ जाती है और उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। देखिए जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता ने मेरी शादी करने के लिए घर तक बेच दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा, और अब आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। वही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कृपया करके मुझे डाइवोर्स मत दीजिए, आप मुझे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। इस तरह बेचारी प्रीति अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन अमित उसकी एक नहीं सुनता और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर कर प्रीति के मुंह पर फेंक देता है। पास में खड़ी काजल यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। प्रीति रोते हुए अपने ससुराल से बाहर निकल जाती है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह अपने मायके भी नहीं जाती। जंगल में एक तालाब के किनारे बैठकर बहुत रोती है। हे ऊपर वाले, अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? बचपन से लेकर यही ताने सुनते सुनते बड़ी हुई, काली कलूटी बदसूरत। और जब कहीं मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरे पापा ने दहेज का लालच देकर जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, और आज देखो उन्होंने भी मुझे घर से बेघर कर दिया। जब मम्मी पापा को इस बारे में पता चलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर आ गई तो वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तो मेरा भी आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया। अब मैं और जीना नहीं चाहती। जब मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया तो अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूं? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती। ऐसा सोचकर प्रीति तालाब में अपनी जान देने के लिए कूद जाती है, और जैसे ही प्रीति को होश आता है तो वह देखती है कि एक बहुत सुंदर जल परी उसके सामने है। यह सब देखकर प्रीति चौंक जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, मैं तो अपनी जान देने के लिए इस तालाब में कूद गई थी, फिर मैं कैसे बच गई? क्या आपने मुझे बचाया? आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़की को कोई पसंद नहीं करता। मेरी वजह से हर कहीं मनहूसियत फैल जाती है। मेरा काला साया किसी को सुख शांति नहीं पहुंचाता, इसलिए अच्छा है कि मैं मर ही जाती। आपने मुझे क्यों बचाया? प्रीति, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है, और कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता। यह जिंदगी तुम्हारी है और किसी की वजह से तुम इस जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहती हो? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी कदर नहीं है तो उसमें उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम किस तरह दिन रात अपनी सास की सेवा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी। पूरे घर को तुमने किस तरह बांध के रखा था। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। यह तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, यह जादुई मेकअप किट का तालाब है। तुम इस जादुई मेकअप किट के तालाब से एक जादुई मेकअप किट लेकर अपना एक अच्छा सा मेकअप करो, उसके बाद देखना कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। जल परी की बातें सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और जादुई मेकअप किट लेकर अपना बहुत अच्छा मेकअप करती है। उसके बाद प्रीति खुद को देखती है तो पहचान नहीं पाती, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी प्रीति जल परी से कहती है, जल परी जी, क्या मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ? हाँ हाँ प्रीति, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। इस तरह प्रीति जादुई मेकअप किट के तालाब में जल परी के साथ तालाब के अंदर रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुषमा देवी को प्रीति की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह काजल से जिस भी काम को कहती, काजल उसी काम करने के लिए मना कर देती। अरे काजल बहू, काव्या बेटी की तो शादी हो गई, जब तक वह थी तो उसने मेरा काम कर दिया। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद से खाना बनाकर खा लूं। कृपया करके मेरे लिए खाना बना दो। 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया।
सुन बुढ़िया, मैं तेरे लिए खाना बनाने के लिए इस घर में नहीं रह रही। अगर मैं किचन में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता कम नहीं हो जाएगी। कल ही मैंने फेशियल कराया है और मैंने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया। और अगर मैं तेरे लिए खाना मंगाऊंगी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जैसा भी रूखा सूखा रखा है उसे खाकर अपने पेट भर ले। मेरी प्रीति बहू कितनी अच्छी थी, उसका दिल सोने का था। हीरे जैसी बहू को मैंने धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरी कितनी सेवा करती थी। और ये काजल बहू, इसे मैंने कितना लाड प्यार दिया, इससे घर का कोई काम नहीं करवाया, हमेशा प्यार ही प्यार दिया। और देखो, यह मुझे एक समय का खाना भी नहीं दे रही। आज मुझे समझ आ रहा है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए, जैसा मेरी प्रीति बहू का था। इस तरह से सुषमा देवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रीति जलपरी के साथ रह रही थी। तभी प्रीति तालाब के अंदर देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। तभी प्रीति जलपरी से कहती है, जलपरी जी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मैंने अभी देखा कि मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे अभी उनके पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत है। इस तरह प्रीति तुरंत अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर सुषमा देवी की बहुत ज्यादा सेवा करती है। और कुछ ही दिनों में सुषमा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वह प्रीति से माफी मांगती है। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। यह मत सोचना कि अब तुम सुंदर हो गई तो मैं अब तुमसे प्यार करने लगी। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। जैसे ही मेरा बेटा शहर से वापस आएगा, मैं अमित की तुम्हारे साथ दोबारा से शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। प्रीति अपनी सास को माफ कर देती है और जैसे ही अमित शहर से वापस आता है तो सुषमा देवी अमित की शादी प्रीति के साथ बहुत धूमधाम से करवाती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। इस तरह प्रीति अपने ससुराल में जादुई मेकअप किट के तलब की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक बहू नैना रहा करती थी। नैना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन नैना थोड़ी सांवली थी और उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जिस वजह से नैना को अपने ससुराल में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता था। हमेशा उसे बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना की एक ननद थी संजना। संजना हमेशा नैना को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन संजना की कुछ फ्रेंड उससे मिलने घर आती हैं। तभी नैना उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। नैना को देखते ही संजना की सभी फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगती हैं और वह तभी कहती हैं, अरे यार संजना, यह काली कलूटी कौन है? वैसे तो तू कॉलेज में बड़ी बनती फिरती थी, अपने आसपास काले और बदसूरत लोगों को भटकने भी नहीं देती थी। फिर यह इतनी काली कलूटी तेरे घर में क्या कर रही है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कहीं तेरी काली कलूटी बदसूरत दूसरी भाभी तो नहीं है? हाँ सपना, तुमने बिल्कुल सही समझा। ये संजना की नई भाभी है। ऐसी काली कलूटी चेहरे पे निशान वाली बदसूरत। अगर संजना तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर ही रही थी तो अपनी पहली भाभी की तरह सुंदर तो लेकर आती। वो कितनी ज्यादा गोरी चिट्टी थी, कम से कम इतनी बदसूरत भाभी तो मत लेकर आती। मगर ये तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है ना। कल जो तुम कॉलेज में सोने की चैन पहन कर आई थी वो भी तुम्हारी भाभी लेकर आई है ना। शायद तुमने दहेज के लालच में अपने भाई की किस्मत फोड़ दी। इस तरह से संजना की सभी फ्रेंड्स हंस रही थी। संजना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है और वह गुस्से में लाल अपनी सभी फ्रेंड्स के सामने नैना को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि अपनी काली शक्ल लेकर बाहर मत आया करो। अगर आपने नाश्ता तैयार कर ही दिया था तो आप मुझे बुला लेती। कम से कम आपके आने से मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। काली शक्ल लेकर कहीं भी चली जाती हैं, जैसे इस काली कलूटी शक्ल को देखने के लिए सब तड़प रहे हो। अब जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों में मेरी नाक ही कट गई। बेचारी नैना चुपचाप संजना की खरी खोटी बातें सुन रही थी और नैना आंखों में आंसू लेकर वहाँ से आ जाती है। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा नैना के साथ ऐसा ही होता था। नैना को हमेशा अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संजना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। तभी नैना की सास कमला नैना के पास जाती है और उससे कहती है,
सुन मनहूस काली कलूटी, तेरी वजह से मेरी बच्ची के रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पिछली बार जब तू उसके दोस्तों के सामने गई थी तो मेरी बच्ची की बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के ससुराल वालों के सामने हमारी थोड़ी भी बेइज्जती हो। इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर घर का सारा काम खत्म कर बाहर चली जाना, और तब तक घर में मेहमान हैं, तब तक घर में आने की जरूरत नहीं है। तुझे देखकर उन्हें लगेगा कि हमने दहेज के लालच में आकर तो जैसी काली कलूटी निशान वाली बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। चल अब घर के काम खत्म कर। मनहूस। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? आपको तो पहले ही पता था कि मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, फिर आपने मुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया? मुझे मत बनाती। जैसी बहू आपकी पहली थी गोरी चिट्टी, वैसी ही बहू ढूंढ कर लेकर आ जाती। आपके बेटे भी मुझसे नाराज रहते हैं, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते रहते हैं। आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। क्या आप मुझे अपने घर की नौकरानी बना के लेकर आई थी? मैं इस घर की बहू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत किया करें, मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं जैसी भी हूँ आपकी बहू हूँ, बदल तो नहीं जाऊंगी। अरे वाह काली कलूटी, तू तो बहुत जल्दी भूल गई कि मैंने तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाया। चल मैं तुझे बता देती हूँ। एक तो फ्री में मुझे नौकरानी मिल गई, मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। दूसरी बात, तेरे बाप ने मुझे इतना सारा दहेज दिया था जिस वजह से हम ऐश कर रहे हैं, वरना क्या तूने मुझे पागल समझा है? तो जैसी काली कलूटी बदसूरत को अपने घर की बहू बनाती। चल अब अगर तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो घर के सारे काम खत्म कर, मेहमान आने ही वाले होंगे। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और वही दूसरी तरफ बेचारी नैना पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करती है, अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती है, और उसके बाद जैसे ही लड़के वाले आने वाले होते हैं घर से बाहर चली जाती है और एक गार्डन में जाकर बहुत रोती है। अगर आज मैं सुंदर होती तो इस तरह से घर से बाहर नहीं होती, घर की खुशियों में शामिल होती, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। बचपन से ससुराल तक का सफर मेरा बहुत कठिनाई वाला गुजरा है। हमेशा लोगों के ताने, खरी खोटी बातें सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। कितनी बदसूरत है, इसके चेहरे पर तो निशान है, अरे ये तो कितनी काली है, यह सुनकर बड़ी हुई हूँ। क्या इस दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है? हम जैसे इंसानों को जीने का कोई हक नहीं। हम क्या सिर्फ हमेशा लोगों की खरी खोटी बातें, ताने बस यही सुनते रहेंगे? हमें खुश रहने का कोई हक नहीं। काश ऊपर वाला मुझे भी थोड़ा रंग रूप दे देता तो मैं लोगों के ताने नहीं सुनती, अपने ससुराल में खुश रहती और मुझे भी मेरे पति का प्यार मिलता। लेकिन हम जैसी बदसूरत लड़कियों को ऐसी किस्मत कहाँ? उनकी किस्मत में तो सिर्फ दुख का दर्द, परेशानी, लोगों के ताने यही लिखे होते। ऐसा कहकर नैना बहुत रो रही थी। तभी नैना को किसी और की भी रोने की आवाज आती है जो बहुत जोर जोर से आ रही थी। नैना उस आवाज का पीछा करती है तो उस गार्डन के पीछे एक घना जंगल था। वह आवाज वहाँ से आ रही थी और उस घने जंगल में एक गुफा थी जिसके अंदर बूढ़ी औरतें थी और वह जोर जोर से रो रही थी। नैना अंदर जाकर उनसे पूछती है, अरे यहाँ पर तो इतनी सारी बूढ़ी अम्मा है, अरे आप सभी लोग क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? आप लोगों को क्या परेशानी है? बेटा, हम बुढ़िया नहीं हैं, हम तो परी लोग की सबसे ज्यादा सुंदर परियां हैं, लेकिन हमें एक जादूगरनी ने ऐसा बना दिया और उस जादूगरनी ने हम सभी की सुंदरता एक जादुई लिपस्टिक के अंदर कैद की है और वह जादुई लिपस्टिक बादलों में है और बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना आसान नहीं है क्योंकि बादलों में 2 जादुई लिपस्टिक है और एक बार तुमने जिसे भी छू लिया बस तुम उसे ही लेकर आ सकती हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है जिसमें हमारी सुंदरता है? अगर कल तक हम परी लोग वापस नहीं गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हैं। हाँ अम्मा जी, मैं आप लोगों की मदद जरूर करना चाहूंगी, लेकिन मैं बादलों में कैसे जाऊंगी? नैना के इतना कहते ही तभी एक बूढ़ी औरत चुटकी बजाती है, बादलों में जाने के लिए सीढ़ियां बना देती है। नैना उन सीढ़ियों की मदद से बादलों में पहुंच जाती है और तभी उसे जादुई 2 लिपस्टिक नजर आती हैं। तभी एक जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। देखो, अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ, मेरे अंदर ही उन सभी परियों की सुंदरता है।
लेकिन मैं सोच रही हूँ इन सब में तुम्हारा क्या फायदा, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम यह जादू लिपस्टिक ले जाकर उन सभी परियों को दे दोगी, मगर तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाती हो और उन परियों को मुझे नहीं देती, तो तुम्हें मुझे लगाने का एक मौका मिलेगा और उन सभी परियों की सुंदरता तुम्हें मिल जाएगी। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। जल्दी जल्दी मुझे अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नैना, ये भ्रम है, धोखा है। जादू असली लिपस्टिक मैं हूँ। जादूगरी ने इसे लोगों को गुमराह करने के लिए रखा है। तो मुझे हाथ लगाओ, मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं ही असली जादू लिपस्टिक हूँ, मेरी बात का भरोसा करो। नैना कुछ समय के लिए दुविधा में फंस जाती है कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह अपनी आंखें बंद करती है और वह फैसला कर लेती है कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। तभी वह दूसरी जादू लिपस्टिक को हाथ लगाती है। नैना के हाथ लगाते ही पहली जादू लिपस्टिक गायब हो जाती है और वह दूसरी जादू लिपस्टिक लेकर सभी परियों के पास आ जाती है और वह सभी परियां एक एक करके वह जादू लिपस्टिक लगाती हैं, तो वह दोबारा से परियां बन जाती हैं। तभी एक परी नैना से कहती है, अरे वाह नैना, आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुम्हें कैसे पता चला कि जादुई असली लिपस्टिक कौन सी है? परी जी, मेरी माँ हमेशा समझाती थी, अगर आपको कोई किसी चीज का लालच दे रहा है, इसका मतलब वह झूठा है, मतलबी है, वह आपको लालच देकर फंसा रहा है। बस जैसे ही पहले जादू लिपस्टिक ने मुझे सुंदरता का लालच दिया, तभी मैं समझ गई कि असली जादू लिपस्टिक कौन सी है। सच में नैना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो, तभी तो तुमने बादलों के दो जादू लिपस्टिक के बीच में सही चयन किया। अगर तुम सुंदरता के लालच में आ जाती, तो तुम असली लिपस्टिक कभी भी नहीं लेकर आ पाती। हमें अपनी जादुई शक्ति से पता चला है कि तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार होता है, लेकिन अब नहीं। आज से यह जादू लिपस्टिक तुम्हारी है। हमें जो चाहिए था वह हमें मिल गया। और हाँ, यह जादू लिपस्टिक कभी भी लालची या बुरे लोगों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि बादलों की जादू लिपस्टिक हमेशा अच्छे लोगों के ही काम आती है, लालची या बुरे लोगों के नहीं। ठीक है बेटा? परी की बातें सुनकर नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी परियां बादलों की जादू लिपस्टिक नैना को देकर परी लोग चली जाती हैं। परियों के जाने के बाद नैना वह जादू लिपस्टिक जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर नैना बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, मैं इस जादू लिपस्टिक की वजह से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मुझे मेरे ससुराल में सम्मान मिलेगा, सब मुझसे प्यार से बातें करेंगे, मेरे पति भी मुझसे नाराज नहीं रहेंगे। मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नैना खुशी खुशी घर चली जाती है। नैना को देखते ही संजना, कमला, नैना का पति सुरेश चौंक जाते हैं कि इतनी ज्यादा सुंदर लड़की कौन है और इनके घर में क्या करने आई। तभी संजना नैना से कहती है, अरे तुम कौन हो? मम्मी, यह लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपनों में परियों को देखती थी, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल परियों की तरह सुंदर। तुम कौन हो? किससे मिलने आई हो? तुम्हें किससे मिलना है? संजना दीदी, मैं कोई परी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी भाभी नैना हूँ। नैना? नैना तो इतनी काली कलूटी बदसूरत थी, अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी जी, मुझे परियों ने जादुई लिपस्टिक दी, जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो आप मुझे काली कलूटी बदसूरत नहीं कहेंगी, मुझसे प्यार से बात करेंगी। मम्मी, रात बहुत ज्यादा हो गई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठकर आप सभी के लिए नाश्ता भी तो बनाना है। ऐसा कहकर नैना सोने के लिए चली जाती है और बादलों की जादू लिपस्टिक छुपाकर कहीं रख देती है, ताकि फ्यूचर में कभी किसी को जादू लिपस्टिक की जरूरत पड़े। लेकिन उससे पहले वह किसी भी लालची इंसान के हाथ न लगे, इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से उसे छुपाकर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ नैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संजना की रातों की नींद उड़ जाती है और वह एक दिन सोचती है, जब इतनी काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, बिल्कुल परियों की तरह, मैं तो पहले ही कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। अगर जादू लिपस्टिक मैंने लगा ली तो मैं न जाने कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे वह जादुई लिपस्टिक चुराकर लगा लेनी चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा।
ऐसा सोचकर संजना जादू लिपस्टिक ढूंढने के लिए नैना के रूम में चली जाती है, लेकिन संजना को इतनी आसानी से बादलों की जादू लिपस्टिक नहीं मिलती। बहुत मुश्किलों के बाद संजना को वह जादू लिपस्टिक मिल जाती है और वह खुशी खुशी अपने रूम में लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संजना बादलों की जादू लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिल जाती है। अगले दिन कमला अपनी बेटी को इतने ज्यादा बदसूरत देखती है तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है।